हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी और यहाँ पर हम व्याकरण से संज्ञा को आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी भाषा में आपका जो है सबसे पहले हमने ध्वनियों से आए थे और जब मौखिक भाषा का जो मौखिक रूप था ध्वनि था, ध्वनियों से आपके वर्ण बने और उन्हीं वर्णों को जब आपने व्यवस्थित किया तो वर्णमाला बनी। वर्णों को भी जब आप क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो आपके शब्द बनते हैं और शब्दों से आपके वाक्य बनते हैं। ठीक है। अब वाक्य में भी देखिए, जैसे मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, मैंने कहा, सपोज मैं यहाँ पर मैंने कहा राम घर जा रहा है। राम घर जा रहा है। ठीक है, राम घर जा रहा है। ठीक है, ये पूरा एक वाक्य है। ठीक है। अब इन वाक्यों में भी आप क्या करते हैं, जो एक सिंगल, देखिए ये वाक्य जो है, जैसे मैं यहाँ पर राम की बात करूं तो राम इसमें एक पद है। ठीक है। तो पदों के भेद आपने पढ़े होंगे, जिसमें आपके विकारी और अविकारी होते हैं। विकारी जिनको आप किसके वचन या फिर किसके हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे राम है तो राम आपका क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, एक क्या है, ये पुल्लिंग है, लिंग के आधार पर। ठीक है। तो राम को आप बदल सकते हैं। तो विकारी और अविकारी इसको आगे पढ़ेंगे हम। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, संज्ञा मैंने क्या कहा, पद के बारे में हम पढ़ रहे हैं और पद जो है, पद क्या होते हैं, विकारी और अविकारी होते हैं। ठीक है। तो पदों में भी विकारी जो होते हैं जिनको आप लिंग बदल सकते हैं, अविकारी जिनको आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है। तो राम यहाँ पर क्या है, लड़का है। जैसे मैं यहाँ पर लड़का लिखूं तो लड़का जो है इसको आप बदल सकते हैं। ठीक है। लड़का को आप क्या कर सकते हैं, इसका बहुवचन आप क्या लिखेंगे, लड़के। ठीक है। और यहाँ पर मैं यदि ये लिखूं इधर। ठीक है। इसका बहुवचन हो गया लड़के। और इसका जब आप स्त्रीलिंग लिखेंगे, क्योंकि ये पुल्लिंग है, इसका जब आप स्त्रीलिंग लिखेंगे तो ये हो जाएगा लड़की। ठीक है। यानी कि इस लड़के शब्द को आप बदल सकते हैं इसके वचन के आधार पर और लिंग के आधार पर। लेकिन यदि आप इधर की बात करें तो इधर क्या है, एक ऐसा शब्द है जिसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो लड़का शब्द है, ये आपका क्या है, विकारी शब्द है, जिसको आप उसके लिंग के आधार पर बदल सकते हैं, उसके वचन के आधार पर बदल सकते हैं। लेकिन इधर एक ऐसा शब्द है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा और इसी विकारी के अंदर हम पढ़ते हैं संज्ञा। तो संज्ञा कहाँ से आया, आपका पद होते हैं। पद को भी आप दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि पद के भी दो भेद होते हैं और इन्हीं भेदों से आपका विकारी और अविकारी शब्द आते हैं। विकारी शब्द जिनको आप बदल सकते हैं, अविकारी जिनको आप बदल नहीं सकते, वचन, लिंग या अन्य किसी और के आधार पर। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण दिया है कि जैसे लड़का है, लड़के को आप बदल सकते हैं उसके लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर। लिंग के आधार पर लड़के को, लड़का है उसको आप लड़की लिखेंगे, और यदि आप इसके वचन के आधार पर देखें तो इसका क्या हो जाएगा, लड़की। अब जो ये इधर शब्द है इसको आप बदल नहीं सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द। ठीक है। तो और ये आपका क्या हो जाएगा, विकारी शब्द। इसी विकारी के अंदर आपका संज्ञा आ जाता है पहला। ठीक है। जब हम इन सबको पढ़ लेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनको पढ़ लेंगे, इसके बाद हम पद पर जाएंगे और इनकी विशेषता पढ़ेंगे, इनके भेद को पढ़ेंगे। जब तक हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इनको नहीं जाने, तब तक आप विकारी और अविकारी शब्दों को भी नहीं समझ पाएंगे। तो संज्ञा क्या होती है, पहले इसी पर हम बात करते हैं, इसके बाद हम इसको बताएंगे। लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर ही बता रही हूँ कि जो संज्ञा है वो विकारी शब्द के ही अंदर आता है, उसी के अंदर हम संज्ञा को पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये
चलिए अब संज्ञा देखिए, संज्ञा की हम परिभाषा देखिए, छोटी क्लासेस में आप से ही आप संज्ञा को पढ़ रहे हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु, स्थान, तो संज्ञा की यहाँ पर देखिए छोटी सी परिभाषा लिखी हुई है। किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को आप क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहा गया है? किसी भी, तो देखिए संज्ञा की जो अर्थ है, संज्ञा की जो परिभाषा है, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का जब बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या कहते हैं, संज्ञा किसी प्राणी, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, किसी प्राणी के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को आप क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर भाव नहीं आएगा, नाम के लिए हम कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा था पीछे, राम घर जा रहा है, तो मैं पूरे वाक्य में संज्ञा, जैसे आप नाम से लेंगे प्राणी, तो राम, राधा, मोहन, ठीक है, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। ठीक है, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। तो देखिए किसी भी प्राणी का जब आप नाम ले रहे हैं, प्राणी में आपके जानवर भी आ जाते हैं, ठीक है, और व्यक्तियों यानी कि आपके जो पर्सन हैं, जब आप अपना नाम ले रहे हैं, मैं अपना नाम ले रही हूँ, तो मेरे नाम का जो बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जैसे ये खरगोश है, ये कोई किसी का नाम होगा, ये पुस्तक है और इन पुस्तकों का भी नाम है, और यहाँ पर आपको ताजमहल दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो इसकी आप परिभाषा लिख लेंगे, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम के नाम का जो बोध होता है उसी को आप संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, इसकी परिभाषा को। यहाँ पर हमने जैसे प्राणियों के, व्यक्तियों के नाम लिखे, वस्तुओं के नाम आप लिख सकते हैं, कोई भी वस्तु, जब आप किताब की बात करेंगे, पेन, ठीक है, और इसके अलावा जो भी वस्तुएं आपकी चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, इन वस्तुओं के नाम को भी आप क्या कहेंगे? उसको संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, नेमिंग वर्ड, जिनसे किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, किसी प्राणी के या किसी स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे आप यहाँ पर देहरादून या जिस भी स्थान में आप रह रहे हैं वहां का स्थान, दिल्ली आप कहते हैं, तो ये भी क्या है? एक संज्ञा है। इसके अलावा ताजमहल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपका क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर प्राणियों का नाम इस तरह से लिख सकते हैं और अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं। प्राणियों के नाम, ठीक है, तो प्राणियों में आपका क्या आ जाएगा? कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था राम, नेहा, श्याम, इस तरह से आप कोई भी नाम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, स्थानों के नाम आप लिख सकते हैं। स्थानों के क्या क्या नाम हो जाएंगे? स्थानों के नाम, जैसे आपने यहाँ पर ताजमहल, ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं देहरादून, और भी आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं स्थानों का नाम। ठीक है, वस्तुओं का नाम में क्या क्या आ जाएगा? वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम में क्या क्या वस्तुएं हो जाएंगी? जैसे आपकी कुर्सी हो गई, जहां पर आप बैठे हैं, ठीक है, पुस्तक हो गया, जो आप किताब पढ़ रहे हैं वो पुस्तक हो गई,
आपका मोबाइल हो गया और अन्य जो भी वस्तुएं हैं आपके आसपास जो भी आपको दिख रहे हैं, ये हो गई आपकी वस्तुओं के नाम। ठीक है। भावों में देखिए आप यहाँ पर, भावों के नाम में, ऐसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, आगे की क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। भावों में सुंदरता, ठीक है, बुढ़ापा, तो इन नेमिंग वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा हम कहते हैं। ये आपने उदाहरण लिख लिए होंगे। आगे देखिए संज्ञा के क्या क्या यहाँ पर भेद हैं। तो संज्ञा के भेद में आपका जातिवाचक संज्ञा आ जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता है और भाववाचक संज्ञा आ जाता है। आपके सिलेबस में इतना ही। आगे यहाँ पर आपका द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा भी है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास सिलेबस में है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है, आपका भाववाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए इनको आप लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। इससे पहले हम जातिवाचक से बढ़िया पहले व्यक्तिवाचक को पढ़ेंगे, फिर हम जाति पर जाएंगे। तो जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराए वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए वो शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का बोध कराए उसे ही आप क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि यदि मैं यहाँ पर क्या लिखूं, मैंने अभी लिखा था राम घर जाता है, शुरुआत में मैंने क्या लिखा था, राम घर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम। तो राम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्यों यहाँ पर राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि विशेष व्यक्ति का नाम है। राम जो है ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे ही स्थान पर, स्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं देहरादून में रहता हूँ, मैं देहरादून में रहता हूँ। तो यहाँ पर किसी विशेष स्थान की बात की गई है जो कि आपका देहरादून है। मैं देहरादून में रहता हूँ, तो ये क्या है, विशेष स्थान है। तो यहाँ पर देहरादून क्या है आपका, ये भी आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किसी विशेष स्थान के बारे में बात की गई। ठीक है, तुम रामायण पढ़ो। तो रामायण एक पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पर रामायण आपकी क्या हो जाएगी, एक पुस्तक हो जाएगा और ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे कि उदाहरण से भी यहाँ पर लिखाया गया है, गायत्री, गंगा, महाभारत, चेन्नई। देखिए गायत्री आपका क्या है, गायत्री आपका एक पुस्तक है। ठीक है, गंगा आपकी नदी है, महाभारत हो गया, चेन्नई स्थान का नाम, दिल्ली भी स्थान का नाम, श्रीलंका ये स्थान का नाम है। आदि स्थान या व्यक्ति विशेष की सूचना देने के कारण ये क्या कर रहे हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध यहाँ पर आपको करा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति का, स्थान का अथवा वस्तु का बोध करता है, तो उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद हमने जाति की बात की थी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जो शब्द संपूर्ण जाति वर्ग या समूह की जानकारी देते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपका सैनिक हो गया है, ठीक है ना,
तो सैनिक में आपके बहुत सारे, हमारी वर्ड में जितने भी सैनिक हैं उन सैनिकों का उच्चारण, उन पूरी जाति, सैनिक जाति के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है ना, किसी एक सैनिक की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये पूरे उन सैनिक, जितने भी वर्ड में सैनिक हैं उनके बारे में यहाँ पर सैनिक कहा गया है। तो ये एक पूरी जाति का यहाँ पर आपको बोध कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया है, जातिवाचक संज्ञा हो गया है। पहाड़ में देखिए, दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं उन सारे पहाड़ में, जब आप सिर्फ और सिर्फ पहाड़ में अलग अलग नाम होते हैं, जैसे आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है ना, तो जब आप नाम लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेना का नाम लेंगे तो उस समय वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन यहाँ पर जाति का बोध हो रहा है, पहाड़ में दुनिया के जितने भी पहाड़ हैं उन सारे पहाड़ों का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पेड़ देखिए, आपने पेड़ों की कई प्रकार की प्रजातियां देखी होंगी, तो पेड़ में सारे पेड़ आ जाते हैं, जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी हैं पेड़ हैं, उन पेड़ों में आपके पेड़, ये आप पेड़ जाति को क्या कर रहा है, यहाँ पर संकेत बोध कर रहा है, तो ये पेड़ आपका जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही शहर की बात कर रहे हैं, तो देखिए कितने शहर होते हैं, हमारे देश में ही कई प्रकार के शहर हैं, तो उन शहर की और दुनिया में और भी जितने शहर हैं, सारे शहर जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। पशु में दुनिया के जितने पशु हैं उनका बोध हो रहा है। और कक्षा में देखिए, कक्षा में कई बच्चे होते हैं, कक्षा आपकी भी कक्षा है और दूसरे स्कूल के भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी कक्षा है, तो उन तमाम कक्षाओं की बात की गई है। तो कक्षा यहाँ पर आपका क्या हो गया है, एक जातिवाचक संज्ञा हो गया है, तो इसको भी आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, भाववाचक जो शब्द किसी वस्तु का बोध नहीं करवाते, जो शब्द किसी वस्तु का बोध नहीं करवाते, लेकिन उन्हें हम क्या करते हैं, महसूस किया जा सकता है। तो महसूस आप किस किस को करते हैं, हमारी भावनाएं हैं उनको आप महसूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गुण हो गया, यदि आप किसी के बारे में क्या कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं, गुण देखिए, गुण आपके अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो हम किसी के गुणों के बारे में महसूस कर रहे हैं। यदि आपका, जैसे आप क्लास में भी हैं, तो आपके कोई अच्छे टीचर आपको अच्छे से समझ में आता है, तो वो आप महसूस कर पा रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आप उसे महसूस कर रहे हैं। तो वो चीजें देखिए, आपको गुस्सा आता है, ये क्या है, एक भाव है आपका, तो वो चीजें आप क्या करते हैं, महसूस करते हैं। दोष यानी कि आप किसी के बारे में किसी की गलतियां निकाल रहे हैं, किसी की कमियां निकाल रहे हैं, तो उसका दोष क्या है, भाव। और दशा हो गई, आपकी अवस्था हो गई, स्वभाव हो गया, आदि का बोध कराते हैं वाले शब्दों को आप क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ भाववाचक संज्ञाओं को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। जैसे आपका हो गया है मानवता, ठीक है, आपके किसी के साथ शत्रुता है तो शत्रुता, ठीक है, लड़कपन, ठीक है, ठीक है, यानी कि जिसमें दैत्य भाव होता है, राक्षसों वाला भाव होता है, तो उसको कहते हैं दानवता। मातृत्व कहते हैं आपके मातृत्व भाव को, ठीक है, तो ये कुछ भाववाचक के उदाहरण हैं। ऐसे ही जातिवाचक में भी हम यहाँ पर कुछ उदाहरण इनके लिख लेते हैं। जातिवाचक में आपका जैसे पहाड़ हो गया है, कुछ तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जैसे आपकी माता हो गई, तो माता शब्द एक पूरा जाति का बोध करते हैं। जो भी संसार में जितनी भी माताएं हैं उन सभी माताओं का ये बोध करता है, ठीक है। राष्ट्र हो गया, मानव हो गया,
ठीक है। नारी, जितनी भी नारियां हैं संसार में उन सभी नारी जातियों का यहाँ पर बोध किया जाता है। ठीक है। गुरु हो गया, तो ये भी गुरु जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। और शत्रु भी आपका किस में आ जाता है, जातिवाचक संज्ञा में ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में देखिए क्या क्या हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमने संज्ञा के बारे में जाना। इसके बाद देखिए संज्ञा क्या होती है, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर प्राणियों के नाम में जैसे राम, मोहन, नेहा, श्याम, कुछ भी आप यहाँ पर किसी भी प्राणी का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्थानों के नाम में आपका ताजमहल हो गया, देहरादून हो गया, और भी नाम आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। वस्तुओं के नाम में जैसे कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब आपके किस में आते हैं, वस्तुओं के नाम में आते हैं। इसके बाद देखिए संज्ञा के भेद हैं। तो संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर हम पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा कि जो शब्द किसी विशेष स्थान अथवा वस्तु का बोध कराई वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गायत्री, गंगा, महाभारत, चेन्नई, दिल्ली, श्रीलंका आदि स्थान या व्यक्ति विशेष की सूचना देने के कारण ये सब आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो जो मैंने यहाँ पर उदाहरण भी आपको दिए हैं, राम घर जा रहा है, तो एक पूरा वाक्य है, इसमें राम आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं देहरादून में रहता हूँ, ये भी आपका देहरादून आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि स्थान के नाम को, विशेष स्थान के नाम को यहाँ पर आपको दर्शा रहा है या बता रहा है। तो तुम रामायण पढ़ो, तो यहाँ पर रामायण एक पुस्तक है और वो पुस्तक क्या है, वस्तु का नाम है। तो यहाँ पर रामायण आपका क्या हो जाएगा, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद हमने व्यक्तिवाचक के बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा की बात की। जो शब्द संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय की जानकारी है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सैनिक, पहाड़, पेड़, शहर, पशु, कक्षा आदि। तो माता हो गई, मानव हो गया, नारी, गुरु और शत्रु, ये भी कुछ और उदाहरण है किसके, जातिवाचक संज्ञा के। ठीक है। भाववाचक संज्ञा में जो शब्द किसी वस्तु का बोध तो नहीं करवाते हैं किंतु उन्हें महसूस किया जा सकता है, वे भाव ही भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आप किसी के गुणों को आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, या किसी के दोषों को आप बता रहे हैं, तो वो भी आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर आपका मानवता हो गया, शत्रुता हो गया, लड़कपन हो गया, दानवता हो गया और मातृत्व, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर देखिए हमने तो यहाँ पर कुछ संज्ञाएं मूल रूप से ही भाववाचक होती हैं। जैसे आपकी क्षमता हो गई, सत्य हो गया, घृणा, सुख और दुख, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। मैंने क्या कहा, वर्ण पद को जब आप क्या करते हैं, पद आपके पास 2 प्रकार के, इसके 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो जिन पदों को आप क्या करते हैं, उनको बदल सकते हैं, किसके आधार पर, उसके लिंग या वचन के आधार पर आप बदल सकते हैं, उनको विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे आपका लड़का मैंने कहा, तो इसको आप वचन के आधार पर बदल सकते हैं, लिंग के आधार पर इसको आप बदल सकते हैं। इन्हीं विकारी शब्दों में आपका संज्ञा आता है, सर्वनाम, विशेषण आदि प्रकार के, ये जो भी हैं जिनको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, उनके बारे में हमने आज संज्ञा, यहाँ पर हमने पहला जो आपका क्या था, विकारी शब्द था, संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा के 3 भेद हमने यहाँ पर पढ़े, जिसमें आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है। आगे की क्लास में आप यहाँ पर समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी पढ़ेंगे। समूह यानी कि जो एक समूह का यहाँ पर बोध करता है, और आपका इसके बाद द्रव्यवाचक, जिसमें किसी द्रव्य यानी कि तरल पदार्थ का बोध होता है, तो उसको द्रव्यवाचक कहा जाता है। आगे की क्लासेस में आप इसको भी रीड करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में इतना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।